दोस्तों हम अक्सर वुडू को किसी तरह की ब्लैक मैजिक या फिर ऑकल्ट प्रैक्टिस मानते हैं और हमारे इस सोच के पीछे की वजह है कुछ मूवीज़, टीवी शोज़ या फिर बुक्स जिनमें वुडू को नेगेटिव तरह से पेश किया जाता है। जबकि रियलिटी में वुडू प्रैक्टिस करने वाले लोग ना तो किसी को हानि पहुंचा रहे होते हैं, ना ही वो हिंसक होते हैं। तो आखिर वुडू है क्या? दोस्तों वुडू एक धर्म है जिसका मूल अफ्रीकी महाद्वीप में है। वुडू धर्म में भरोसा रखने वाले कई लोग अफ्रीकन, कैथोलिक और नेटिव अमेरिकन्स हैं और इस धर्म से जुड़ने वाले लोग को हम वुडूइस्ट्स के नाम से जानते हैं। वुडू धर्म किसी भी हस्तलिपि या फिर विश्व अधिकार जैसी कॉन्सेप्ट्स में भरोसा नहीं रखता है, बल्कि ये धर्म हर एक इंसान को उनकी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, एम्पावरमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के मायने समझाता है। वुडू ट्रेडिशन में लोग सिर्फ एक सुप्रीम गॉड में भरोसा रखते हैं और गॉड का नाम अलग अलग पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में डिफरेंट है। एग्जाम्पल, हाइती के वुडूइस्ट्स अपने भगवान को बॉन्डिये नाम से जानते हैं और बॉन्डिये फ्रेंच लैंग्वेज से निकला हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है गुड गॉड। वुडूइस्ट्स का मानना है कि उनके सुप्रीम गॉड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और कोई भी एक मॉर्टल ऑर्डिनरी फॉलोअर अपने सुप्रीम गॉड से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बना सकता है। अगर एक वुडूइस्ट्स को अपनी बात सुप्रीम गॉड तक पहुंचानी है तो उन्हें किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए वो स्पिरिट्स की मदद लेते हैं। इन स्पिरिट्स को हाइती में लोआ या फिर लोआ नाम से जाना जाता है और इन स्पिरिट्स की भी अपनी एक अनुक्रम होती है। कुछ पावरफुल लोआ होते हैं जिनकी अपनी हॉलीडेज, रिचुअल्स और सेलिब्रेशंस होती हैं और कुछ माइनर लोआ होते हैं जो कि या तो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं या फिर उनका डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट रोल्स होता है। दोस्तों लोआ कोई ह्यूमन या मॉर्टल नहीं बल्कि एक स्पिरिट है जिसमें वुडूइस्ट्स का भरोसा होता है और वो उन्हें खुश रखने के लिए या फिर अपनी बात बॉन्डिये तक पहुंचाने के लिए डिफरेंट रिचुअल्स करते हैं। लोआ को राडा, पेट्रो और घेडी जैसे 3 फैमिलीज में डिवाइड किया गया है और ऐसा माना जाता है कि लोआ एक बिलीवर को पजेस करते हैं जिसके बाद वो बिलीवर बॉन्डिये से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। अब दोस्तों जिस तरह कई धर्म में स्वर्ग और नरक की बातें होती हैं, ठीक उसी तरह वुडू में विलोकन की बात होती है जहां लोआ और मरे हुए लोगों की स्पिरिट्स रहती है। विलोकन को लेग्बा नाम का एक लोआ प्रोटेक्ट करता है और अगर कोई फॉलोअर विलोकन के स्पिरिट से कांटेक्ट करना चाहता है तो उसे पहले लेग्बा के रिचुअल्स को फॉलो करते हुए उसे खुश करना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर हम वुडू रिचुअल्स की बातें करें तो इसमें एनिमल सैक्रिफाइस और मीट ईटिंग जैसी कई प्रक्रिया होती है। हर लोआ की एक अपनी ड्राइंग या सिंबल्स होती है और उन्हें खुश करने के लिए डिफरेंट सैक्रिफाइसेस दी जाती हैं। इन्हीं रिचुअल्स में से एक रिचुअल है वुडू डॉल्स का, जिसे हम सभी कई बार मूवी वगैरह में देख रखे हैं। वुडू डॉल रिचुअल में वुडूइस्ट्स कुछ डॉल्स बनाते हैं और वो इन डॉल्स में पिन्स चुभ होते हैं। ये वुडू डॉल्स किसी लोआ को बुलाने के लिए बनाई जाती है और वुडूइस्ट्स का मानना है कि इन डॉल्स में पिन चुभ होने से लोआ हमारी दुनिया में आके अपनी फॉलोअर को पजेस कर लेगा, जिससे वो फॉलोअर सुप्रीम गॉड बॉन्डिये से अपनी बातें कह सकेगा। अब चूंकि ये वुडू डॉल्स लोआ को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों का मानना है कि इन डॉल्स को घर में रखने से लोआ उनके परिवार और लोगों का अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे। तो दोस्तों ये है वुडू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वुडू दुनिया में इतना बदनाम क्यों है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये कम्युनिटी रेसिज्म का शिकार हो गया। अब दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि वुडू एज ए रिलीजन काफ़ी स्पिरिचुअल है और उनके रिचुअल्स भी काफ़ी अजीब हैं, लेकिन फिर भी ये किसी को हानि पहुंचाने वाली कम्युनिटी नहीं है। 1710 के दशक में जब यूरोपियंस ने अफ्रीकन डिसेंट को स्लेवरी में धकेला था तो कई स्लेव्स वुडूइस्ट्स थे। इनफैक्ट जब अफ्रीका में स्लेवरी खत्म हुआ तो उस जंग में भी कई लोग वुडूइस्ट्स थे और इसलिए यूरोपियंस इन वुडू कल्चर को बुरा मानने लगे। धीरे धीरे वुडू के ब्लैक मैजिक होने की रूमर्स अमेरिकन्स तक पहुंची और अमेरिकन्स ने इन चीज़ों को इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड किया कि आज हम में से कई लोग वुडू को काला जादू मानते हैं, जबकि रियलिटी में वो भी हमारी तरह एक आम इंसान है जिनका भरोसा स्पिरिट्स और गॉड में बहुत ही ज़्यादा है। अब मैं यहाँ अग्री करूँगा कि वुडूइस्ट स्पिरिचुअलिज्म में बहुत ही ज़्यादा भरोसा रखते हैं, लेकिन दोस्तों स्पिरिचुअलिज्म को लेके आज तक कोई भी बहुत ही पावरफुल या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ हमारे सामने नहीं आई है। तो हम इन बातों को मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। 1920s के दौरान लोगों का मानना था कि जो कोई भी टॉमिनोज हिल पोएम को जोर से बोलकर पढ़ता है उसकी या तो एक्सीडेंट हो जाती है या कोई पर्सनल लॉस एंड इन वर्स्ट केस मौत तक हो सकती है। इतना ही नहीं, उस इंसान की आत्मा भी नर्क में सड़ने लग जाती है।
डोमिनोज हिल के पब्लिशिंग के बाद से ही इसे कुछ स्ट्रेंज इंसिडेंट्स के साथ जोड़ा जाने लगा, जिससे लोगों में धीरे धीरे ये बिलीव बनना शुरू हो गई कि ये पोएम असल में कर्स्ड यानी शापित है। दरअसल जिस ये पोएम पब्लिश हुई थी तब कुछ रीडर्स ने ये एक्सपीरियंस किया था कि द मोमेंट दे कंप्लीटेड रीडिंग द पोएम उन्हें सडन हार्ट अटैक महसूस हुआ था एंड मेजॉरिटी ऑफ द रीडर्स ने हेडेक की कंप्लेंट भी करना स्टार्ट कर दी थी। ओरिजिनल पब्लिश्ड बुक में पोएम से पहले एक पेज पर एक ऑमिनस वार्निंग में ये क्लियरली लिखा गया था कि इफ यू रीड दिस बुक आउट लाउड ट्रैजिक थिंग्स विल हैपन, यानी कि अगर आप इस पोएम को जोर से पढ़ेंगे तो आपके साथ कुछ बुरा होगा। ना ऑब्वियसली उन दिनों ये पोएम काफी फेमस हुई, लेकिन धीरे धीरे लोग इसके बारे में भूल गए अनटिल हम सब की जिंदगी में इंटरनेट आया, जिससे ये कर्स्ड पोएम अब ऑनलाइन अवेलेबल हो गई। जापान की वेबसाइट 2chan पर इस पोएम की स्टोरी को अचानक ही काफी तेजी से अटेंशन मिलने लग गई थी और इस पोएम के रीडर्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज अपने अपने एक्सपीरियंस पिक्चर्स और वीडियोस के रूप में शेयर करने लग गए। एक और इंसिडेंट की बात करें तो ईयर 2000 में जापान में ही कुछ सुसाइड केसेस में यह कॉमन पाया गया था कि जिन जिन लोगों ने भी सुसाइड किया था उन सब के घर में वो पोएम प्रेजेंट थी। इंटरनेट पे एक और फेमस इंसिडेंट की बात करें तो रेडिट यूजर मिसिको काराकोजो ने अपने एक पोस्ट में अपना एक्सपीरियंस डिटेल में शेयर करते हुए बताया था कि उसने इस पोएम के बारे में काफी सुना था, इसीलिए उसने इसे ट्राई करने का डिसाइड किया। पोएम कंप्लीट करने के बाद काराकाजो के राइट नी में अचानक ही काफी तेज पेन स्टार्ट हो गया था एंड देन बाथरूम से उसे अपनी गर्लफ्रेंड की चीखने की आवाज आई। वहां जाकर काराकाजो को पता चलता है कि वाटर हीटर में इलेक्ट्रिक स्पार्क हो गया था एंड ऑलमोस्ट आग लगने ही वाली थी। उस दिन काराकाजो को समझ आ गया था कि ये पोएम कितनी अनलकी और कर्स्ड है। Now all thanks to इंटरनेट लोगों ने इस पोएम को कई डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन दूसरी कंट्रीज जहां इस पोएम को ट्रांसलेट करके पब्लिश किया गया था वहां कोई भी असाधारण घटना नहीं हुई। यही वजह है कि लोग मानने लगे कि इस पोएम को जापानीज के अलावा किसी दूसरे लैंग्वेज में पढ़ने से कोई खतरा नहीं है। इसीलिए मैं आप सभी के लिए इंग्लिश में इस पोएम की कुछ लाइंस पढ़ने वाला हूँ। द एल्डर सिस्टर वॉमिट्स ब्लड, द यंगर सिस्टर्स ब्रीदिंग फायर, while sweet little Tomino just spits up the jewels, all alone does Tomino go falling into that hell, a hell of utter darkness without even flowers। तो ये थी पोएम की कुछ लाइंस और पूरी पोएम को पढ़ने पर आप उसमें ऐसे ही कुछ डिस्टर्बिंग लाइंस पाएंगे। पोएम में टोमिनो नाम के एक छोटे बच्चे की स्टोरी को बताया गया है जिसकी दो सिस्टर्स उसके साथ काफी बुरा बिहेव करती थी। वो दोनों टोमिनो को पनिश किया करती थी एंड विप से मारा भी करती थी। इवेंचुअली टोमिनो की मौत हो गई एंड देन उसकी सोल हेल में ट्रैवल करने लग गई। पोएम की लास्ट लाइन अ हेल ऑफ उटर डार्कनेस विदाउट एनी फ्लावर्स को इंटरप्रेट करने पे साफ झलकता है कि टोमिनो की डेथ हो गई थी और उसे एक डार्क कॉफिन में बरी कर दिया गया था और सिंस उसका कोई भी नहीं था जो कि उससे प्यार करता हो तो उसकी बरियल पर किसी ने एक फूल भी नहीं रखा। यहाँ ये भी माना जा सकता है कि टोमिनो वॉज लिविंग ए लाइफ वर्स देन हेल और हेल को यहाँ टोमिनो की वर्स कंडीशंस को डिपिक्ट करने के लिए ही यूज किया गया है। नाउ इट्स ऑल्सो बिलीव कि टोमिनो को उसकी सिस्टर्स मारती पीटती थी और इन सब से वो काफी मेंटली डिस्टर्ब होता चला गया था और उसकी इसी मेंटल कंडीशन और उसकी लोनलीनेस को एक डार्क और उदास जगह बताया गया है बाय यूजिंग द वर्ड हेल। इस पोएम का टोन काफी डिप्रेसिंग सा है और जब भी कोई इस पूरे पोएम को पढ़ता है तब दे फील सॉरी फॉर टोमिनो। नाउ लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि आई वोंट रिकमेंड कि आप इस पोएम को पढ़ें। अब अगर टोमिनोज हेल के राइटर साइजो की बात करी जाए तो उनके बारे में सटीक इन्फॉर्मेशन शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इस पोएम को अपने सिस्टर या अपने फादर की डेथ के बाद लिखा था। उन्होंने इस पोएम के कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को इस तरह से अरेंज किया है कि वो रीडर्स के अंदर सडन बर्स्ट ऑफ इमोशंस को ट्रिगर करती है। वन ऑफ द रीजंस कि ये पोएम दूसरे लैंग्वेज में इफेक्टिव नहीं है क्योंकि एक ट्रांसलेशन कभी भी ओरिजिनल मटेरियल जितनी सटीक नहीं हो सकती। शायद यही वजह है कि ओरिजिनल पोएम को पढ़ने के बाद लोग इमोशनली ट्रिगर हो जाते हैं क्योंकि वो अपने लाइफ की किसी गिल्टी या फिर डिप्रेसिंग मोमेंट को इससे कनेक्ट करने लग जाते हैं। ये इमोशंस लोगों को कुछ उल्टा सीधा करने में मजबूर कर देती है जिस वजह से इस पोएम को कर्स्ड माना जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी कहा गया कि टोमिनोज हेल के राइटर ने काफी बुरे पर्सनल लॉस को एक्सपीरियंस किया था और इसी वजह से उन्हें काफी मेंटली सफर करना पड़ा था। उस समय उन्हें कोई भी सपोर्ट करने नहीं आया जिसकी वजह से मरने से पहले उन्होंने टोमिनोज हेल को एज ए कर्स क्रिएट किया। वो चाहते थे कि इस पोएम को पढ़कर लोगों को ये अंदाजा लग सके कि राइटर किस तरह के इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे थे। अब आई नो आप में से कई लोग ये जानना चाहते होंगे कि मेरी इस पे पर्सनल ओपिनियन क्या है, क्या ये पोएम सचमुच कर्स्ड है या फिर ये सब बस लोगों की मन गढ़ंत कहानियां हैं।
मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि डोमिनोज हिल पोएम अपने राइटर की ट्रैजिक डेथ और दूसरे बड़े पर्सनालिटीज के डेथ में प्रेजेंट होने के कारण काफी पॉपुलर हो गई। कुछ लोग फेम पाने के लिए या फिर दूसरों को डराने के लिए इस पोएम से रिलेटेड झूठी कहानियां बनाने लगे, लाइक पोएम पढ़ने के बाद मेरे को हेडेक हुई, मेरी एक्सीडेंट हो गई इत्यादि। डोमिनोज हिल पोएम को लेकर हजारों लोगों ने अपनी इंसिडेंट शेयर करी है, लेकिन उनमें से बहुत ही कम सच होंगी। इनफैक्ट अगर कोइंसिडेंटली किसी के साथ बुरा हो भी जाता है तो वो उस इंसिडेंट को इस पोएम से जोड़ने लग जाता है। ये पोएम रीडर्स पर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट छोड़ता है, जिसकी वजह से लोग ऐसा बिलीव करने लगते हैं कि उनके साथ कुछ बुरा होना डेस्टिन्ड है, और कहीं ना कहीं ये माइंडसेट उनकी लाइफ को कुछ इस तरह इफेक्ट करती है कि उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। हम सब ने भी सुना होगा कि घर में कई बार लोग बोलते हैं कि अगर चप्पल उल्टा है तो घर में कलेश यानी कि फाइट्स होंगे, और बहुत बार ऐसा हो जाता है। वो चप्पल उल्टा होने के कारण नहीं बल्कि लोगों के माइंडसेट के कारण होता है। वहीं दूसरी तरफ जब लोगों के साथ कोई छोटी बड़ी मिस एडवेंचर्स होती है तो वो इस पोएम को उससे रिलेट करके इस पोएम के कर्ज होने की बात को खुद से ही जस्टिफाई करने की कोशिश करने लग जाते हैं। ना कुछ ऐसे भी लोग इस पोएम को पढ़ लेते हैं जो कि ऑलरेडी अपने लाइफ में किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, और क्योंकि ये पोएम लोगों को इमोशनली ट्रिगर कर सकती है, वो लोग इस पोएम को पढ़ने के बाद खुद को और परेशान पाते हैं। यही वजह है कि मैं आप सभी से इस पोएम को ना पढ़ने की सलाह दूंगा, क्योंकि लोग अननोइंगली ऐसे किस्सों को फैलाना स्टार्ट कर देते हैं एंड एट द एंड हम उसका एक बड़ा और टोटली डिफरेंट रूप देखते हैं। कि स्टार्टिंग में अगर कुछ रीडर्स ने ये एक्सप्लेन किया कि ये पोएम सैड इमोशंस को टारगेट करता है, तो धीरे धीरे लोगों ने इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करना स्टार्ट कर दिया एंड एट द एंड आज इसे एक कर्स्ड यानी कि शापित पोएम माना जाता है।